राजा विक्रमादित्य बहुत सावधानी से पेड़ के पास पहुंचे। लाश हर बार की तरह उल्टी लटकी हुई थी। उन्होंने उसे पेड़ से नीचे उतारा और अपने कंधों पर रखकर साधु के आश्रम की ओर चल पड़े। तभी उस समय बेताल जाग गया और राजा को एक कहानी सुनाने लगा। मगध राज्य में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। उसका नाम चंद्रलेखा था। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। दूर दराज के राजकुमार चंद्रलेखा से विवाह करना चाहते थे, लेकिन उसे अपने लिए कोई योग्य वर नहीं दिखता था। इस तरह कई दिन बीतने लगे। चंद्रलेखा की माँ को चिंता होने लगी। एक दिन चंद्रलेखा की माँ ने उससे पूछा, तुम विवाह के लिए आने वाले हर प्रस्ताव को क्यों मना कर देती हो? राजकुमारी ने बताया, वह चाहती है कि उसका विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो कि बलशाली, साहसी और प्रतिभावान हो। तभी राजकुमारी की माँ ने कहा, तुम स्वयं आने वाले राजकुमारों में से किसी ऐसे ही गुणों वाले राजकुमारों को चुन लेना। कुछ दिनों बाद राजकुमार वीरेंद्र शादी का प्रस्ताव लेकर आया। राजकुमारी ने पूछा, आप में क्या गुण हैं? तो राजकुमार ने बताया कि मैं लोगों को भविष्य बता सकता हूँ। मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। राजकुमारी ने उसे अपने महल में मेहमान के तौर पर रहने को कहा। अगले दिन राजकुमार उदयवीर महल में आया तो राजकुमारी ने उससे भी वही प्रश्न पूछा। उसने बताया कि उसके पास एक ऐसा रथ है जो धरती पर चलने के साथ आसमान में भी उड़ सकता है। राजकुमार उदयवीर को भी मेहमान कक्ष में भेज दिया गया। फिर एक दिन बाद राजकुमार धनंजय विवाह का प्रस्ताव लेकर आया। उससे भी उसकी विशेषता पूछी गई। उसने बताया वह एक बलशाली योद्धा है, कोई भी व्यक्ति उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। यह सुनकर उसे भी मेहमान बनकर रहने को कहा गया। सभी राजकुमार महल के मेहमान खाने में उत्तम मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा रहे थे। उन्हें अपने राज्य वापस भी जाना था, इसलिए उन्होंने चंद्रलेखा को जल्दी फैसला करने को कहा। सब अच्छा चल रहा था, तभी अचानक पता चला कि राजकुमारी चंद्रलेखा महल से गायब हो गई। रानी ने राजकुमार वीरेंद्र को बुलाया और उससे कहा कि तुम देखकर बताओ मेरी बेटी कहाँ है। उसने अपनी भविष्य देखने की विद्या से बताया कि एक राक्षस राजकुमारी का अपहरण करके अपने किले में ले गया है और वो उससे शादी करना चाहता है। यह सुनकर रानी ने बाकी राजकुमारों को भी बुला लिया और उनसे आग्रह किया कि वे मेरी बेटी को जाकर बचाएं। तीनों राजकुमार तुरंत इस काम में जुट गए। वीरेंद्र ने राक्षस के महल तक जाने का नक्शा बनाया। उदयवीर अपना जादुई रथ ले आया और धनंजय ने अपनी तलवार अपनी पीठ पर टांग ली। तीनों राजकुमारी चंद्रलेखा को बचाने के लिए जादुई रथ पर सवार होकर राक्षस के महल की ओर चल दिए। राजकुमारों के पहुंचते ही राक्षस उन पर हमला कर देता है। तब धनंजय और राक्षस के बीच में भयंकर युद्ध होता है और आखिर में धनंजय ने राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। राक्षस से आज़ाद होने के बाद चंद्रलेखा ने सबको धन्यवाद दिया। तीनों राजकुमारों ने राजकुमारी को बताया कि उन्होंने किस तरह उसे राक्षस से बचाने के लिए अपना योगदान दिया था। राजकुमारी तीनों राजकुमारों के साथ महल में वापस आ गई। रानी ने राजकुमारों को बहुत आभार प्रकट किया। सभी बहुत प्रसन्न थे, पर तीनों राजकुमारों के बीच यह बहस छिड़ी थी कि राजकुमारी का विवाह किससे होगा, क्योंकि तीनों को लगता था कि उनके योगदान के कारण ही राजकुमारी को बचाना मुमकिन हुआ है। आखिर में तय हुआ कि इस बारे में राजकुमारी से ही पूछा जाए। अब राजकुमारी को फैसला करना था कि उन तीनों में से सबसे योग्य कौन है। यूं तो उन तीनों ने राजकुमारी को राक्षस से बचाया था, परंतु राजकुमारी को उन तीनों राजकुमारों में से किसी एक को ही विवाह के लिए चुनना था। बेताल ने सवाल किया, बताओ विक्रम, राजकुमारी ने अपना पति किसे चुना होगा? अगर तुमने उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे सर के टुकड़े कर दूंगा। राजा विक्रमादित्य कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, बेताल, कहते हैं कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। यहाँ राजकुमार धनंजय ही राजकुमारी चंद्रलेखा के लिए योग्य वर है, क्योंकि अगर वो राक्षस को ना मारता तो राजकुमारी चंद्रलेखा को महल में लाना संभव ना हो पाता। बेताल बोला, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है विक्रम, पर शर्त का उल्लंघन करते हुए तू बोला, इसलिए मैं वापस अपने पीपल के पेड़ पर चला। बेताल राजा विक्रमादित्य के कंधे से उड़कर पीपल के पेड़ की ओर चल दिया। राजा अपनी तलवार लिए बेताल के पीछे दौड़ पड़े। वे सोच रहे थे कि मुझे किसी भी हाल में बेताल को साधु को सौंपकर अपना वचन पूरा करना है। राजा को अपनी प्रजा से बहुत लगाव था और वे उससे कल्याण हेतु साधु की बात मानने को तैयार हो गए थे। तो यह था विक्रम बेताल 25 का एपिसोड 7। अगली कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कहानी से वंचित न रह जाएं।
कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। हम आपके लिए ऐसे ही नैतिक, रोमांचक और प्रेरक कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।